आदिवासी महिला है, बहुत बलाढ्य राजा था, सम्राट था आदिवासियों में। आर्य के आक्रमण को आर्यों ने जो आक्रमण किया उसको उसने परास्त किया, शंकर कोड़ापे ने परास्त किया। जितनी भी लड़ाइयां शंकर कोड़ापे यानी शंकर जी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, हारे ही नहीं। तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि इसका राज्य कैसे समाप्त किया जाए। पार्वती जो है वो मूल निवासी नहीं, ब्राह्मण की लड़की है, और पार्वती नाम के ब्राह्मण के लड़की को शंकर के पीछे लगा दिया। लगाने के बाद गिरजा गायब हुई, शंकर पार्वती बन गई, राज ठाट भी चला गया, और हमें बताया गया आदिवासीचं राज्य घोडपडी मुळे गेलं। एवढे गधे राजा असतात का, ज्याच्याकडे शिपाई असतात, ज्याच्याकडे भरपूर सैनिक असतात, एवढे गधे असतात की राजा आपली खुर्ची सोडून कण त्या घोडपडीच्या मागे जाणार आहे चम्मायला। जर घोडपड राजाला खायचीच आहे, घोडपड जर राजाला खायची आहे, तो राजा काय म्हणेल, अरे शिपाई ती घोडपड पकडून आण। बरोबर आहे की, राजा माणूस आहे। ब्राह्मणांनी लिहिलं घोडपडीसाठी राज्य गेला, जसं काही खुर्ची उठून फुरसतीने तो घोडपड पकडाले गेला। और शंकर जी का क्रांतिकारी इतिहास आदिवासियों को पता नहीं होना चाहिए। कोई आदिवासी महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए शंकर जी को जटाधारी बना दिया, जटाधारी बना दिया। मैंने गंगा नदी देखी है, मैंने महानदी देखी है। बामसेब का पूर्णकालीन प्रचारक होने की वजह से मुझे देश भर घूमने का मौका मिलता है, तो मैंने महानदी देखी। वो नदी कटक में जब अधिवेशन था, वो नदी इतनी बड़ी थी कि ट्रेन नदी में आ गई थी। अभी आप बोलेंगे नीचे आई थी क्या, वो पुलिया के ऊपर पूरी ट्रेन, पुलिया खत्म नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में एक बात आई, साली इतनी बड़ी नदी ये शंकर जी के जटा में गई कैसे। यानी हमारे महापुरुषों का विकृतीकरण इन ब्राह्मणों ने किया, हमारे महापुरुषों का, ताकि जब विकृतीकरण किया जाए, जब भगवान बनाया जाए, भगवान बनाने से भक्त पैदा होते। ये बात, ये सिद्धांत ब्राह्मणों को पता है कि भगवान कहने से भक्त पैदा होते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि भक्त भक्ति का काम करता है और मुक्ति का मार्ग ढूंढता है। भक्त भक्तीचं काम करतो, मुक्तीचं मार्ग शोधतोय। भक्त विचार करत नाही, भक्त विचार करत नाही, कारण तो मुक्तीचा मार्ग शोधतो, त्याला मोक्ष पाहिजे असते बगैर काही करता नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों ने हमारे महापुरुषों को भगवान बनाया। जैसे ही हमारे महापुरुष भगवान बने, शंकर जी जैसे ही भगवान बनाए, एक तो इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए, इसीलिए ब्राह्मणों ने दो चीजें की। एक तो उसको भगवान बनाया, नहीं तो उसको राक्षस बनाया। राक्षस बनाने से, ये तो राक्षस है साला, इसका कौन सा इतिहास पढ़ा जाए। रावण का इतिहास कोई नहीं पढ़ता है। जब दसरा आता है, जलाने का काम शुरू कर देते हैं। हम बोल रहे कि भाई वो हमारा है, हम बोल रहे वो हमारा है, फिर भी जलाने का काम शुरू कर देते, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और भगवान बनाने से क्रांतिकारी इतिहास पढ़ना तो छोड़ो, भक्त पैदा शुरू हो जाता है, आरती पूजा अर्चा शुरू हो जाती है। और इस तरह से ये विकृतीकरण हमारे समाज में आदिवासियों का किया। और इसीलिए साथियों, रावण काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, शंकर जी के काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, जो शंकर जी का मध्य भारत में बहुत बड़ा राज्य था। सम्राट अशोक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, पारिकुपार लिंगो और बुद्ध काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था निर्माण की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने, और इस तरह से भारत में जाति व्यवस्था पैदा हुई। बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक क्रांति की 26 जनवरी 1950 को, कि जिन जातियों की कोई पहचान नहीं थी, जिनकी कोई औकात नहीं थी, जिनकी पहचान जानवरों में थी, जिनको गिरिजन कहा जाता था, हरिजन कहा जाता था, और ओबीसी को भूमिजन कहा जाता था। और ये कहने वाला खलनायक कोई और नहीं था, तो ये हमारा मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्होंने ये 3 नाम दिए थे। कोई जमीन से पैदा हुआ, तो कोई भगवान की औलाद है, तो कोई जंगल की औलाद है। 3 नाम दिए।
ये जो मामला पूरे भारत में जो चल रहा है कि जाति व्यवस्था नहीं थी, मैं ये सिद्धांत ये बात मैं आप लोगों को ये सिद्धांत बताने के लिए समझा रहा हूं कि मूल निवासी से आदिवासी बना, मूल निवासी से आदिवासी बना, मूल निवासी से ओबीसी बना, मूल निवासी से शेड्यूल कास्ट बना, मूल निवासी से VJNT DNT, ये जो सिर्फ महाराष्ट्र में है ये बना, मूल निवासी से सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुस्लिम बना। हम सब लोग मूल निवासी है। मैं जहां जहां प्रोग्राम लेने के लिए जा रहा हूं वहां वहां मैं ये बात बता रहा हूं, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं आधे सुनते हैं और समाज में जाके प्रचार करते हैं, अरे ये लोग तो सबको मूल निवासी बोल रहे हैं। बिल्कुल 200% सब लोग मूल निवासी है, सब लोग मूल निवासी है। शेड्यूल कास्ट आदिवासी नहीं है। जो यहाँ पे आदिवासियों के अलग अलग संगठन से आए हुए जो लोग हैं, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं इसका ध्यान से सुनो, नहीं तो गलत प्रचार आप लोग करते हो। शेड्यूल कास्ट आदिवासी नहीं है, ओबीसी आदिवासी नहीं है, VJNT DNT ट्राइब है बट शेड्यूल ट्राइब नहीं है। माइनॉरिटी सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुस्लिम आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है, मूल निवासी है। मूल निवासी से आदिवासी बना क्योंकि आदिवासी नाम की कोई जाति ही नहीं है। आदिवासी ये समाज है, आदिवासी ये हमारी पहचान है, आदिवासी ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। कोई जात है क्या आदिवासी? जैसे किसान एक पहचान है भारत में, जिस तरह से किसान एक पहचान है, उस तरह से आदिवासी एक पहचान है। शेड्यूल कास्ट आदिवासी नहीं है, ओबीसी आदिवासी नहीं है, माइनॉरिटी आदिवासी नहीं है, बट शेड्यूल कास्ट ओबीसी माइनॉरिटी मूल निवासी है। ये कब सिद्ध हुआ? ये कब सिद्ध हुआ? ये जो बात मैं बोल रहा हूं कब सिद्ध हुआ? चलो इसका साइंटिफिकली एक जो रिसर्च हुआ उसका मैं रेफरेंस देता हूं। साथियों, DNA संशोधन जब भारत में हुआ, अमेरिका में जो उताह विश्वविद्यालय है, उताह विश्वविद्यालय के जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड है माइकल बामशाद, वो भारत में आए। भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में इतनी सारी समस्याएं क्यों है, तो उनके ध्यान में आया विश्व में कहीं पे जाति नहीं, भारत में ही जाति है। इसीलिए माइकल बामशाद ने भारत में DNA संशोधन करने का निर्णय लिया। लेकिन माइकल बामशाद के सामने एक समस्या निर्माण हुई। क्या समस्या निर्माण हुई? कि अगर मैं अकेले ही DNA संशोधन अगर करता हूं तो मेरी बात कोई मानने वाला नहीं है। इसीलिए माइकल बामशाद ने हैदराबाद में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नाम का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड थे डॉक्टर D सतपाल, उनकी टीम को साथ में लिया और माइकल बामशाद ने भारत में DNA संशोधन किया। जब माइकल बामशाद ने DNA संशोधन किया, करने के बाद 6000 जातियों का माइकल बामशाद ने DNA रिसर्च किया, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी 6000, जो 6000 हमारी जातियां हैं उनका माइकल बामशाद ने DNA रिसर्च किया। DNA से सिद्ध हुआ हम लोग एक है। फिर माइकल बामशाद ने भारत में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उनका DNA संशोधन किया और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का DNA SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों के साथ जोड़ा, 1% भी जुड़ा नहीं, और सिद्ध हुआ कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी हम लोग मूल निवासी है। और ये DNA रिसर्च 21 मई 2001 का जो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो पेपर है, उस पेपर में प्रकाशित हुआ। इंडियन अपर कास्ट बिलोंग्स टू यूरेशिया, जिसका आधार मानकर अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री जो मांझी है, उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया कि भारत के जो आर्य है वो आर्य विदेशी है और अगली जाति के लोग ये आर्य जाति की संतान है। ये DNA को आधार मानकर मांझी ने सिद्ध किया। लेकिन मांझी ने जो स्टेटमेंट दिया वो SC, ST, OBC यानी दलित, आदिवासी और पिछड़े जाति के लोग भारत के मूल निवासी है, ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन RSS ने बिहार के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट टीवी पे, फेसबुक पे आधा दिया, 50% दिया, 50% गायब किया। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या स्टेटमेंट फेसबुक और टीवी पे दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा दलित और आदिवासी मूल निवासी है, बाकी सब विदेशी है। तो भारत में बवाल खड़ा हुआ।
आरएसएस ने प्लान बनाया, इसलिए मैंने कहा कि प्रतिक्रांति को शुरुआत हुई है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सेग्रीगेट करके पिटाई करने का प्लान निर्धारित हुआ है। आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने संगठन चलाते हो, कुछ भी नहीं चलने वाला है। उन्होंने प्लान बनाया, डिजाइन है प्लान कि 2020 तक किसी भी हालत में एनी हाउ कंडीशन हमारी पिटाई होने वाली है। प्लान डिजाइन है, कैसे पिटवाना चाहते हो खुद को, यह आपको तय करना है। प्लान ऑलरेडी रेडी है। डंडे से पिटवाना चाहते हो, गोली से पिटवाना चाहते हो, कैसे पिटवाना चाहते हैं सिर्फ हमने बताना है, बाकी कुछ नहीं, सब ओके। आधार स्टेटमेंट देने से क्या हुआ? ब्राह्मण जो ओबीसी वर्तमान का ब्राह्मण का ऑक्सीजन है, ओबीसी वर्तमान में ब्राह्मण का जो ऑक्सीजन है उसमें ब्राह्मण इंक्लूड हो गया। ब्राह्मण का जो चरित्र है वो उसमें इंक्लूड हो गया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सेग्रीगेट हो गया, वो उसमें इंक्लूड हो गया। ये होने से सारा जो मामला है भारत में ऐसा प्रचार हुआ, क्या प्रचार हुआ कि मांझी ने कहा आदिवासी और दलित मूल निवासी है, बाकी विदेशी। जब बिहार के कार्यकर्ता मांझी को मिलने के लिए गए, हमारे वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के जब कार्यकर्ता मांझी को मिलने के लिए गए, उसने कहा मैंने तो ऐसा बयान ही नहीं दिया, बोले मैंने सिर्फ इतना कहा बोले कि दलित, आदिवासी और पिछड़े जाति और शोषित लोग जो है वो मूल निवासी है। मेरा आधा बयान का प्रचार कर रहे, बोले आधा बयान ही नहीं दिखा रहे। बोले ये जो बयान, तो कार्यकर्ताओं ने उनको पूछा आपने ये किस आधार पर कहा? तो मांझी ने कहा कि माइकल बामशाद का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 21 मई 2001 को, उसको आधार मान के मैंने बयान दिया। इसका मतलब ये होता है कि डीएनए रिसर्च जो है ये साइंटिफिकली रिसर्च है, और जो लोग दुनिया कहती है, जो लोग डीएनए को नहीं मानते वो लोग दुनिया के बहुत बड़े गधे और मूर्ख लोग होते हैं, ऐसा सिद्धांत है। अभी आप लोगों को निर्धारित करना है, डीएनए कहता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मूल निवासी है। अभी मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में आदिवासी भारत का मूल निवासी ऐसा बयान क्यों दिया? पेशा एक्ट 1996 में लागू हुआ, वो 1996 में ही क्यों हुआ? 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्यों दिया? उसका मौलिक कारण है, जब मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था काटजू, 1997 में मध्य प्रदेश सुप्रीम का जस्टिस था काटजू। 1996 में जैसा ही डीएनए रिसर्च भारत में शुरू हुआ और डीएनए रिसर्च से ये सिद्ध होने वाला था कि भारत में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मूल निवासी है, ये सिद्ध होने वाला था, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यानी आरएसएस ने प्लान बनाया। काटजू आरएसएस का कार्यकर्ता है, काटजू आरएसएस का कार्यकर्ता है। 97 में मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, उसने प्लान बनाया और 1996 में जो रिसर्च हो रहा था, 4 साल रिसर्च को लगने वाले थे, 4 साल बाद रिपोर्ट पब्लिश होने वाला था। उसके पहले ही 1997 में काटजू ने डिसीजन दिया कि आदिवासी ही भारत का मूल निवासी है। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या आदिवासी को मूल निवासी है करके? 1997 में सुप्रीम कोर्ट बताएगा हमें कि हम लोग मूल निवासी है? हम लोग मूल निवासी है भाई, जिसने बताया वही विदेशी है, जिसने बताया वही विदेशी है, और साला हमको बोल रहा है हम लोग मूल निवासी है। वो तो है ना, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम खुद मूल निवासी है। और मेश्राम साहब कहते हैं, वामन मेश्राम साहब कहते हैं जब हमें अवसर मिलेगा साला डीएनए सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कौन मूल निवासी है कौन विदेशी है। 1997-96 में जो डीएनए रिसर्च हुआ उसको हाइड करने के लिए 1997 में आदिवासी ही भारत का मूल निवासी है ऐसा प्रचार शुरू हुआ, और 1996 में ही भारत में पेशा एक्ट लागू हुआ। पेशा एक्ट यानी PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। यह मामला हुआ और 1998 में भारत में पहली बार ट्राइबल मिनिस्ट्री गठित हुई।
1998 में। उसके पहले कोई ट्राइबल मिनिस्ट्री भारत में नहीं थी और 1952 में आजाद भारत का पहला चुनाव है और महाराष्ट्र से और पूरे देश भर से आर्टिकल 330 अंतर्गत 42 खासदार चुनकर जाते हैं और आर्टिकल 332 अंतर्गत 450 आमदार चुनकर जाते हैं और 1998 में ट्राइबल मिनिस्ट्री का गठन हुआ। 1998 में अभी हमारे आमदार और खासदार क्या कर रहे थे वो उनको ही पता है। तो ये मामला है। डीएनए रिसर्च को हाइड करने के लिए 97 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, जिसको हम लोगों को समझना होगा। उसका मौलिक कारण और एक है, मैं 5वीं 6वीं अनुसूची बोलने के पहले जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो बहुत मौलिक बातें हैं। उसका और एक कारण है कि भारत में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट हो रहा था और ग्लोबल इकोनॉमी में इकोनॉमी डेवलपमेंट में जब ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी देश में आदिवासी निवास करते हैं उन देश के रिप्रेजेंटेटिव को 1992 में डरबन में बुलाया गया। 1992 में डरबन में बुलाया गया। सब देश के लोग डरबन में आए, भारत से एक भी प्रतिनिधि डरबन में नहीं गया। 1992 में भारत से एक भी प्रतिनिधि डरबन में नहीं गया। सारे देश के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। उसके बाद में 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस घोषित किया। घोषित करने के पहले 1994 में सारे देश के प्रतिनिधि को बुलाया गया यूनो में। जब सारे देश के प्रतिनिधि को यूनो में बुलाया गया, भारत को भी बताया गया कि आपको भेजना होगा। तो जब आदिवासी प्रतिनिधि को भेजना है तो आदिवासी को भेजना चाहिए। अगर 1994 में यूनो में अगर आदिवासी प्रतिनिधि भेजना है तो आदिवासी व्यक्ति को भेजना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने झगड़ा लगाने के लिए ब्राह्मणों ने प्लान बनाया और 1994 में प्रकाश आंबेडकर, जिसे बाला साहब आंबेडकर कहते, उनको यूनो में भेजा गया और उन्होंने वहां पर जाके कहा, प्लानिंग बनाकर ब्राह्मणों ने भेजा बाला साहब आंबेडकर को, ताकि भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के झगड़े लगना चाहिए। और उसको कहा गया भारत में शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी नहीं है, ऐसा जाके कहो। जब वो यूनो में गया, प्रकाश आंबेडकर जब यूनो में गया तो यूनो में जाके यही कहा, भारत में तो आदिवासी नहीं है, भारत में तो शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल ट्राइब आदिवासी नहीं है। वो पहले रहते होंगे लेकिन अभी शेड्यूल ट्राइब है। जब ये स्टेटमेंट वहां पे दिया तो आप लोगों को, जो यहाँ पे पुराने लोग बैठे हुए हैं, 1995-94 में भारत में बहुत बड़े दंगे भी हुए थे और 1994 में नागपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शरद पवार था और आदिवासी गोवारी समाज के जो लोग हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए यही वो एरिया है जहाँ पे ये भाषणबाजी चल रही है। इस एरिया में अपने अधिकार मांगने के लिए पूरे महाराष्ट्र से गोवारी लोग आए थे। 1994 में चेंगरा चेंगरी में 114 लोग मारे गए। जाति की लड़ाई लड़ोगे, जाति को आधार बनाकर लड़ाई अगर हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग मारने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को एक होकर लड़ाई लड़ना होगा। अगर गोवारी समाज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है तो आदिवासियों की जो 800 जातियां है वो उसके समर्थन में होनी चाहिए, तब जाके वो अधिकार मिलेगा। ये जो मामला 1994 का है, इस मामले से क्या होने वाला था कि भारत में जो आदिवासी है, जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन में यूनो में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के भी आदिवासी को रिजर्वेशन मिलने वाला था। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के भी आदिवासी को रिजर्वेशन मिलने वाला था, रिप्रेजेंटेटिव मिलने वाला था, वो नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने यूनो में बताया भारत में आदिवासी नहीं है, भारत में शेड्यूल ट्राइब है। क्या ये यहाँ पे बैठे हुए जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, क्या वो लोग इस बात को जानते हैं
कि यूनो में और ऊपर में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इधर फटाके फोड़ रहे हैं, इधर फटाके फोड़ने से थोड़ी ना होगा। उधर साला मामला साफ करने का चल रहा है और इधर हम लोग फटाके फोड़ रहे हैं। इससे होने वाला है क्या? फटाके दिवाली में फोड़े जाते हैं। तो ये जो मामला है, क्योंकि आदिवासी शब्द से ही बाहर आता है मूल निवासी ध्वनि निकलता है। आदिवासी शब्द से मूल निवासी ध्वनि निकलता है। अगर आदिवासी आदि से निवास करने वाला है, मूल निवासी है, तो कौन है फिर विदेशी? लोगों में सवाल पैदा होगा। अगर आदिवासी भारत में है तो कौन है विदेशी? तो लोग जानना शुरू करेंगे, इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, पारिकुपार लिंगों का इतिहास पढ़ेंगे, बुद्ध काल का इतिहास पढ़ेंगे और वर्तमान का बनाई गई और उनको पहचान दी गई शेड्यूल ट्राइब। जो लोग जंगलों में थे, इस 342 की वजह से वो लोग बंगलों में आए, नहीं तो कुत्ते भी नहीं पहचानते थे हम लोगों को और जानते थे और मानते थे। हमारी ये औकात थी 1950 के पहले। इसलिए साथियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में भारत में एससी एसटी ओबीसी के 90,000 संगठन पूरे भारत में काम कर रहे। 90,000 संगठन पूरे भारत में काम कर रहे और समाज इन 90,000 संगठनों से परेशान है। 90,000 संगठन है हमारे पूरे भारत में। आदिवासियों के 25,000 संगठन पूरे देश भर में काम कर रहे। 36 राज्य है देश में। अभी जो तेलंगाना का मामला हुआ, 36 राज्य है। 36 राज्य में से 30 राज्य में आदिवासी रहते हैं। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि भारत में 30 राज्य में आदिवासी रहते हैं। इसमें कहते हैं कि भारत में ये 30 राज्य में आदिवासी रहते हैं। उसके बाद में ये 30 राज्य में आदिवासियों की 800 जातियां है। ये जातियों की लिस्ट है। 30 राज्य में आदिवासी रहते हैं, 800 जातियों के लोग रहते हैं और 800 जातियों में 25,000 संगठन पूरे भारत में काम कर रहे हैं और समाज परेशान है इन 25,000 संगठनों से। लेटर पैड बनाते, 4 लोग इकट्ठा होते, कलेक्शन करते, क्या करते उनको ही पता। इन 25,000 संगठनों से सवाल पूछो, आपका उद्देश्य क्या है? 25,000 संगठन कहते हैं हमारा उद्देश्य समाज की सेवा एवं कल्याण करना हमारा उद्देश्य है। जब किसी संगठन का समाज की कल्याण, विकास और उद्धार करना अगर यही उद्देश्य है, तो जब 25,000 संगठन आदिवासी समाज में होने की वजह से हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसका मतलब ये 25,000 संगठन समस्याओं का समाधान करने के लिए काम नहीं कर रहे। फिर जब 25,000 संगठन भारत में आदिवासियों के, फिर बामसेब को, भारत मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ी? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर हम लोगों ने सोचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। हमारे समाज को संगठन बनाने की समझ ही नहीं है। हमारे समाज ने संगठन बनाने की समझ क्या डेवलप की? समस्याओं को आधार बनाकर हमारे समाज ने संगठन बनाया। समस्याओं को आधार बनाकर हमारे समाज ने संगठन बनाया। समस्याओं को आधार बनाकर एक समस्याओं का एक संगठन, 100 समस्याओं का 100वां संगठन, 1000वीं समस्याओं का 1000वां संगठन। इस तरह से भारत में हजारों समस्या निर्माण हुई और हजारों संगठन भारत में निर्माण हुए और आदिवासियों में 25,000 संगठन निर्माण हुए। समस्याओं को आधार बनाकर संगठन निर्माण करने की वजह से ये संगठन निर्माण हुए। कैसे निर्माण हुए? बेरोजगारी समस्या है, बनाया संगठन। प्राइवेटाइजेशन आया, 1990 में एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से नौकरियां खत्म, जिसकी वजह से 27,000 कंपनियां पूरे भारत में आ रही है। बनाया संगठन। नौकरी खत्म, बनाया संगठन। पेंशन मिलना चाहिए, बनाया संगठन। नौकरी लगनी चाहिए, बनाया संगठन। बेरोजगारी है, बनाया संगठन। आदिवासियों में कुपोषण है, बनाया संगठन। रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए बनाया संगठन। 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए, बनाया संगठन। यानी एक समस्याओं का एक संगठन। इस तरह से पूरे भारत में आदिवासियों में 25,000 संगठन निर्माण हुए। साथियों, सिद्धांत कहता है कि जो लोग समस्याओं को आधार बनाकर संगठन निर्माण करते, वो लोग समस्याओं का समाधान करने की बजाय समस्याएं बढ़ा देते।
सिद्धांत है कि जो लोग समस्याओं को आधार बनाकर संगठन निर्माण करते हैं, वो लोग समस्याओं का समाधान करने की बजाय समस्याएं बढ़ा देते हैं। और समस्याएं समाधान करने के लिए निर्माण नहीं की जाती, समस्याएं समाधान करने के लिए निर्माण नहीं की जाती। तो इटली का एंथोनी ग्राम्सी कहता है, जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। जिस समाज की समस्या होती है, इटली का एंथोनी ग्राम्सी कहता है, वो समाज गुलाम होता है। अगर गुलामी हमारी नंबर 1 की समस्या है तो आजादी नंबर 1 का समाधान है। अगर हमारी हजारों समस्या है तो इससे सिद्ध होता है कि हम लोग गुलाम लोग हैं। हम गुलाम लोग हैं क्योंकि आजाद लोगों की कोई समस्या नहीं हुआ करती। समस्या को आधार बनाकर संगठन निर्माण किया। उदाहरण के तौर पर किसी गटर का पाइप अगर ओवरफ्लो है, कोई गटर है और उस गटर का अगर पाइप ओवरफ्लो है और गंदा पानी अगर किसी व्यक्ति के तरफ जा रहा है, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि ये गंदा पानी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। वो व्यक्ति सोचेगा कि ये पानी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो व्यक्ति मट्टी का बांध बांधेगा। गटर का पाइप ओवरफ्लो हो रहा है, वो पानी घर में नहीं आना चाहिए। पानी ओवरफ्लो हो रहा है, किसी व्यक्ति के घर में जा रहा है, वो व्यक्ति सोचेगा पानी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो मट्टी का बांध बांधेगा। जब वो मट्टी का बांध बांधेगा तो समस्या गटर में है, बांध इधर बांध रहा है। पानी का एक चरित्र है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी का चरित्र है, आप मट्टी का बांध बांधो कि सीमेंट का बांध बांधो, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। वो दूसरी की तरफ जाएगा, दूसरा सोचेगा मेरे घर में नहीं आना चाहिए, तो वो मट्टी का बांध बांधेगा, पानी तीसरे की तरफ जाएगा। भारत में मट्टी का बांध बांधने का कार्यक्रम 25,000 संगठन कर रहे हैं। समस्या गटर में है, समस्या गटर में और मट्टी का बांध बांधने का कार्यक्रम भारत में चल रहा है। कैसे आदिवासियों की समस्याओं का समाधान होगा? मेरा सवाल है, उन संगठन चलाने वाले लोगों को मेरा सवाल है कि दर्द उंगली को है, मलहम पट्टी पैर को करना चालू है। और डॉक्टर लोग कहते हैं, डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है, कोई बीमारी लेके, अगर डॉक्टर को उसका इलाज करना है तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर क्या करता है, जब तक उस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं निकालता, जब तक डॉक्टर को कारण समझ में नहीं आता, तब तक डॉक्टर, भारत का, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उस बीमारी का इलाज नहीं करता। वर्तमान में डॉक्टर जो है वो कारण बाहर आने के बाद इलाज करता है। इसका मतलब यह है कि ये समस्या परिणाम स्वरूप है और इस परिणाम के पीछे एक कारण है, और वो कारण है इस देश की व्यवस्था। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक बेनिफिशियरी ऑफ द सोशल सिस्टम और एक है विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम। बेनिफिशियरी ऑफ द सोशल सिस्टम का मतलब है फायदेमंद लोगों की व्यवस्था, और विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम का मतलब है गुलाम लोगों की व्यवस्था, शोषित लोगों की व्यवस्था। जब ब्राह्मणों को इस व्यवस्था से फायदा ही हो रहा है, वो ब्राह्मण ये व्यवस्था बदलना क्यों चाहेगा? मुझे आप बताओ, जिसको फायदा हो रहा है। दुनिया में अगर कोई गधा आदमी है, उस गधे आदमी को कहो, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दो और उस गधे आदमी को कहो कि ये जो कुल्हाड़ी है जरा अपने पैर पे मारो तो। गधे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो, जो दुनिया का बहुत बड़ा गधा आदमी है, और उसको कहो कि ये कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारो, तो गधा आदमी क्या बोलेगा? मैं गधा हूं, लेकिन इतना गधा थोड़ी ना हूं कि साला खुद के कुल्हाड़ी से खुद का पैर काटूं। मैं गधा हूं लेकिन इतना गधा नहीं हूं। इसलिए ब्राह्मण जो शासक बना हुआ है, वो शासक बना हुआ ब्राह्मण क्यों चाहेगा आदिवासी राजा हो? क्यों चाहेगा ओबीसी राजा हो? क्यों चाहेगा शेड्यूल कास्ट राजा हो? अगर शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, ओबीसी अगर राजा बन गया तो ब्राह्मण प्रजा बनेगा, ये ब्राह्मण को पता है। ब्राह्मण प्रजा बनेगा, ये ब्राह्मण को पता है। ब्राह्मण को इससे और एक चीज पता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में लखनऊ की सभा में कही थी। 1948 में बाबा साहब ने लखनऊ के सभा में कहा था, क्या कहा था? ऐसी सभा चल रही थी, गोविंद वल्लभ पंत नाम का ब्राह्मण
सभा में उपस्थित था और बाबा साहब ने भाषण में कहा कि अगर हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है तो SC ST OBC का ध्रुवीकरण करना होगा। अगर ध्रुवीकरण हो जाता है तो ये मंच पर बैठा गोविंद वल्लभ पंत नाम का ब्राह्मण जो है वो अपने जूतों की लेस छोड़ने में अपना गर्व महसूस करेगा। ब्राह्मण क्यों चाहेगा जब उसको पता है कि साला पॉलिश करने के बगैर हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। SC ST OBC के घर में संडास बाथरूम साफ करने के अलावा हमारे पास कोई काम रहने वाला नहीं है, ये चीज ब्राह्मण को पता है। इसीलिए ब्राह्मण 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं करता है, इसीलिए ब्राह्मण OBC की जाति आधारित गिनती नहीं करता है, इसलिए तो नहीं करता है ना, ये मामला है। और इसलिए साथियों, समस्याओं को आधार बनाकर ये 25,000 भारत में संगठन निर्माण हुए, समस्याओं को आधार बनाकर। और इटली का एंथोनी ग्राम्सी और एक बात कहता है कि जो समाज समस्याग्रस्त है वो समाज गुलाम है। अगर गुलाम समाज को अगर आजाद होना है तो गुलाम समाज में पढ़े लिखे लोगों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। ये बात इटली के एंथोनी ग्राम्सी ने जब नहीं कही थी तब भारत में हमारे पुरखों ने आंदोलन चलाया। इटली का एंथोनी ग्राम्सी अभी वो सिद्धांत उसने कहा, उसके पहले हमारे पुरखों ने आंदोलन चलाया और हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों का निर्माण हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया। 1 जनवरी 1848 को फुले ने हमारे समाज जो गांव के बाहर था, जो जंगलों के आसपास था, वो समाज पढ़ना चाहिए, इसलिए स्कूलों का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 335 में हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जो 1950 के पहले नहीं था, जिसकी बदौलत आज हम लोग पढ़कर बाहर आए और भारत में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण हुआ। और ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग अपने समाज को गुलामी से आजाद कर सकता है। ये पढ़ा लिखा वर्ग अपने समाज को गुलामी से आजाद कर सकता है। लेकिन ये पढ़ा लिखा जो वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग बाल्या और बाली 10/10 के खोली में समाविष्ट है। पढ़ा लिखा जो वर्ग है बाल्या बाली 10/10 की खोली में समाविष्ट है और अनपढ़ आदमी समाज का नेतृत्व कर रहा है। अनपढ़ों का काम है क्या ये जो इतिहास हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अनपढ़ों का काम है। और 5वीं 6वीं अनुसूची अनपढ़ों का काम है। अनपढ़ों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, अनपढ़ कहां से नेतृत्व करेगा। हमारे नंदुरबार में, मैं नंदुरबार में उधर काम करता हूं, नंदुरबार में थम्सअप आदमी समाज का नेतृत्व कर रहा है और क्लास 1 आदमी उसको डर रहा है। थम्सअप आदमी को समाज का नेतृत्व कर रहा है और क्लास 1 अधिकारी अगर उसका फोन गया ना तो चेयर से खड़ा होकर बात करेगा। वो वहां पे नहीं है, फोन तो उधर से कर रहा है, लेकिन चेयर से खड़ा होकर बात करेगा, इतना डरता है। मैं गया उसके पास, समाज का नेतृत्व कर रहा है, पंचायत समिति जिला परिषद का सदस्य है, पाड़वी जी बराबर जिला परिषद सदस्य है ना, हाँ जिला परिषद का सदस्य थम्सअप। मैं उसके पास गया, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का पर्चा लेके, मैंने उसको पर्चा दिया। वो ऐसे देख रहा है, मुझे लगा जानकार आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, देख रहा है। मैं बोल रहा हूं ये बोल क्यों नहीं रहा है, पर्चा देख रहा है। मैं सोच रहा हूं ये बोल क्यों नहीं रहा है। पाड़वी जी मेरे साथ में ही थे, पाड़वी जी मुझे दूर दूर से बोल रहे थे थम्सअप है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने उसके हाथ में कूपन दी, जिला परिषद सदस्य है, मैं बोला बड़ा आदमी है, 10,000 की कूपन दी, उसको वो भी समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूं ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर उसका पीए जो था, उसने एक पीए रखा था, उसको उसने पर्चा दिया, उसने आके कान में बताया आदिवासियों का कार्यक्रम है और 10,000 का कूपन दिया है। वो मेरे कान में आके बोलता है, मैं बाजू में ही हूँ, गेड़ाम जी घर में आओ, बोलते अभी हम लोग चौक में हैं। मैं बोला ठीक है। तो पाड़वी जी ने मुझे बताया कि ये थम्सअप है बोले और समाज का नेतृत्व कर रहा है। अब ये थम्सअप आदमी अगर समाज का नेतृत्व करेगा, कौन सी दिशा देने वाला है? जो खुद ही थम्सअप है, जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है, उसको एलपीजी कहां से समझ में आएगा, सेज कहां से समझ में आएगा, राइट टू एजुकेशन कहां से समझ में आएगा, उसको क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहां से समझ में आएगा, एफडीआई कहां से समझ में आएगा, एलबीटी कहां से समझ में आएगा, जो सत्यानाश के बिल सारे संसद में पारित हो रहे हैं वो कहां से समझ में आएगा।
5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची कहाँ से समझ में आएगी, उसकी धारा कहाँ से समझ में आएगा, पेशा एक्ट कहाँ से समझ में आएगा, आर्टिकल 275 में जो आदिवासियों के लिए सेपरेट बजट का अधिकार है वो कहाँ से समझ में आएगा, 15(4) 16(4) में नौकरी का अधिकार है, 375